हेलो एवरीवन, दिस इज रिजवान अहमद, योर गाइड फॉर आईबीपीएस एसओ मेंस लॉ ऑफिसर एग्जाम। आज हम कंपनीज एक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस देखने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने कंपनीज एक्ट की 3 वीडियोस आपसे शेयर की है। उसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस भी बताई और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी डिस्कस किए हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप वो भी एक बार देख लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे दोबारा डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। तो हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके स्किप हो सकते हैं, तो आप एक बार उस वीडियो को ज़रूर देख लें। तो पहले हमारा जो कंपनीज एक्ट का डेफिनेशन पार्ट है, वहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट आते हैं। जैसे कि स्मॉल कंपनी से क्वेश्चन आया हुआ है। जो स्मॉल कंपनी क्या होती है आप उसको पढ़ लीजिए। ठीक है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स क्या होता है, ठीक है, और बाय गारंटी क्या होता है, ये आप पढ़ लीजिए, क्योंकि इनसे क्वेश्चन ऑलरेडी बने हुए हैं। होल्डिंग कंपनी क्या है, सब्सिडियरी क्या है, सब्सिडियरी से भी क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, सब्सिडियरी से क्या क्वेश्चन बना है कि अगर कोई कंपनी सब्सिडियरी है किसी की, बट वो सब्सिडियरी कंपनी प्राइवेट है। ठीक है, जैसे कि ए कंपनी की सब्सिडियरी है बी और बी प्राइवेट है, लेकिन ए पब्लिक कंपनी है, तो क्या वो पब्लिक मानी जाएगी या सब्सिडियरी मानी जाएगी। इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस आपको कंपनीज लॉ में ऑलरेडी आ चुके हैं। सेल्फ प्रोस्पेक्टस, रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस, एब्रिज प्रोस्पेक्टस, इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। इसीलिए आप एक बार मेरी पुरानी 3 वीडियोस भी देख लीजिएगा। फिर देखिए, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, ज़्यादा इसमें पूछा नहीं आता, लेकिन इसमें क्या है, जो मेंबर्स की बात की है, चाहे वो 1% कंपनी हो, ऑलरेडी उससे क्वेश्चन भी बना हुआ है। तो उसमें सिर्फ मेंबर्स कितने क्या होने, पब्लिक में कितने होने चाहिए 7, या प्राइवेट में कितने होने चाहिए। और 1% कंपनी से रिलेटेड भी क्वेश्चन आया है। 1% रिलेटेड मतलब सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड आया है कि फ्यूचर में अगर 1% कंपनी मीन्स 1 मेंबर है उसमें, इन फ्यूचर अगर उसकी डेथ हो जाती है या फिर वो किसी रीज़न से अभी कंपनी रन नहीं कर सकता है, तो उसके एब्सेंस में कौन कंपनी रन करेगा, कौन प्रोमोटर या मेंबर रहेगा, उसके बारे में ऑलरेडी एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आप ये चीज़ें उस सेक्शन से पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी इतना इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। थोड़ा ये सेक्शन 8 आप देख लीजिएगा। ठीक है, आर्टिकल से क्वेश्चन इतना नहीं आता, थोड़ा सा मेमोरेंडम पढ़ लीजिएगा, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन पढ़ लीजिएगा। फिर ये थोड़े से कुछ पॉइंट्स है रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, आर्टिकल अल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल्स, इनमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ, जो जहाँ पे भी आपको नंबर ऑफ डेज मिलता है, जैसे कि नेम से रिलेटेड है कि आप अपना नेम रिजर्व करा सकते हैं, कब 15 डेज होगा या कब 60 डेज होगा, ये पॉइंट आप याद रखेंगे। इसमें गवर्नमेंट का भी रोल है कि गवर्नमेंट कब आपको बोलेगी कि अपना नाम चेंज करने के लिए, तो ये वाले थोड़े से प्रोविज़न इसमें जो है आप देख लीजिएगा। फिर ये जो पॉइंट्स है ये इतना ज़रूरी नहीं है, सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट भी इतना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, सेक्शन 19 से क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है कि सब्सिडी कंपनी नॉट टू होल्ड शेयर्स ऑफ दी होल्डिंग कंपनी, वो किस उसमें 3 केसेस दिए गए हैं, वो 3 केसेस आप पढ़ लीजिएगा कि कब वो होल्ड कर सकती है। तो ये सेक्शन 19 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आपका प्रोस्पेक्टस से भी क्वेश्चन आया हुआ है, पब्लिक ऑफर से क्वेश्चन आया है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पब्लिक और प्राइवेट प्लेसमेंट की बारे में बात किया, इसमें पार्ट 1 में पब्लिक ऑफर है और पार्ट 2 में आपका प्राइवेट प्लेसमेंट आता है। ठीक है, प्राइवेट प्लेसमेंट कई लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि प्राइवेट कंपनीज के लिए हुआ है, नहीं। प्राइवेट प्लेसमेंट में पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी दोनों अपने शेयर्स को ऑफर कर सकती है, लेकिन उसके क्या रेस्ट्रिक्शंस है वो उस पार्ट 2 में लिखा हुआ है, थोड़ा सा आप उसको रीड कर लीजिएगा। इसमें एडवर्टीजमेंट, सेल्फ प्रोस्पेक्टर, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लीजिएगा। ठीक है, क्रिमिनल ये जो लाइबिलिटीज़ है, सिविल लाइबिलिटीज़ है, इससे क्वेश्चन नहीं आते हैं। थोड़ा सा डीम प्रोस्पेक्टस के बारे में रीड कर लीजिएगा, और बाकी का आप थोड़ा सा रीडिंग कर लीजिएगा। आप मेरी वीडियो को रेफरेंस, आप मेरी वीडियो से देख के कुछ पॉइंट जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो थोड़ा सा रीड कर लीजिएगा। फिर पनिशमेंट के क्वेश्चन अभी तक नहीं आए हैं, तो आपको इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। प्राइवेट प्लेसमेंट से भी एक क्वेश्चन फॉर्म हुआ है, इसमें ये पूछा गया कि प्राइवेट प्लेसमेंट को कब कंसिडर किया जाएगा एज अ पब्लिक ऑफर, तो थोड़ा सा ये देख लीजिएगा। और इसमें कौन से 2 ऑप्शंस हैं जो कि कंसिडर नहीं किए जाएंगे प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए। तो इसमें जैसे ईसॉप बोलते हैं, जो अपने एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट के लिए देते हैं, और साथ में क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को भी इंक्लूड नहीं करते हैं। तो यही चीज़ आपको पढ़ना है। शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स में काइंड ऑफ शेयर्स जो भी हैं आप वो पढ़ना है। नेचर ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स क्या है थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे।
ठीक है। फिर नंबरिंग ऑफ शेयर्स और सर्टिफिकेट ऑफ शेयर, इतना इसमें ज़रूरत नहीं है। इसमें एक डेज होता है, डेज के बारे में बात किया है, वो डेज आप पढ़ लीजिएगा। कंपनीज में जहाँ पे भी डेज के बारे में बात किया थोड़ा सा वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो वो क्वेश्चन आप, वो सेक्शंस आप थोड़े से अच्छे से पढ़ लीजिएगा। वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर्स राइट है, इनमें से क्वेश्चंस बनते हैं, क्योंकि अगर जैसे आप कोई भी आपके ऑब्जेक्ट्स होते हैं, अगर ऑब्जेक्ट्स को आप चेंज करते हैं फ्यूचर में, तो आपके शेयर होल्डर्स के पास भी राइट होना चाहिए कि अगर वो ऑप्ट आउट करने चाहते हैं तो वो भी ऑप्ट आउट कर सकते हैं, और उनको भी कंसिडरेशन प्राइस जो है आपको बताना पड़ेगा एडवांस में। फिर ये कुछ सेक्शन है जो आप थोड़ा सा इसमें पढ़ लीजिएगा। ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है, प्रोहिबिशन ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट, स्वेट इक्विटी शेयर्स पे क्वेश्चन आता है, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे भी एक रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है कि क्या आप डिफरेंट नाम या डिफरेंट सरनेम, डिफरेंट पैन कार्ड, ये सब यूज़ करके क्या शेयर्स ले सकते हैं। इससे रिलेटेड जो आपको यहाँ पे कंटेंट मिलता है वो अच्छे से पढ़ लीजिएगा। रिफ्यूज़ल ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड अपील अगेंस्ट रिफ्यूज़ल, थोड़ा सा ये पढ़ लीजिएगा। इशू ऑफ बोनस शेयर्स, ये भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। प्रोहिबिशन फॉर बायबैक इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस, ये भी इंपॉर्टेंट है। और पावर टू नॉमिनेट, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो कुछ ये सेक्शन है जो इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी कुछ सेक्शन है जो आप थोड़ा सा एक बार ये वाला पार्ट को थोड़ा सा रीड कर लीजिएगा। फिर ये चैप्टर 5 में डिपॉजिट बताया जा रहा है, क्योंकि देखिए बैंकिंग कंपनी जो बनाई गई है सिर्फ ये ही जो है डिपॉजिट ले सकती है, लेकिन इस केस में बताया जा रहा है, यहाँ पे बताया जाएगा कि कब वो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। तो अभी तक इस सच ऐसा कोई क्वेश्चन आया नहीं है, बट आप थोड़ा अगर रीडिंग देना चाहे रीडिंग दे सकते हैं, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हैं। फिर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस भी अभी इतना क्वेश्चन इसमें से आया नहीं है, लेकिन इसमें आप ड्यूटी टू रजिस्टर चार्जेस और साथ में ये 3 क्वेश्चन जो हैं पढ़ लीजिएगा। डेट ऑफ नोटिस ऑफ चार्ज, कब चार्ज करना है, कि कब नोटिस देना है चार्ज के लिए। रजिस्टर ऑफ चार्जेस टू बी केप्ट बाय रजिस्ट्रार, कंपनी टू रिपोर्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज, थोड़ा सा ये आप पढ़ लीजिए ना, ये पढ़ लीजिएगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, तो हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन जो है आ जाए। फिर ये चैप्टर आपका इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा आप इसको रीड कर लीजिएगा, इतना ही बहुत है। इसमें आप एनुअल जनरल मीटिंग पढ़ लीजिएगा कि पहली एनुअल जो फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग होती है उससे क्वेश्चन बनते हैं, तो ये आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है। फिर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग और एजीएम में क्या फ़र्क है वो पढ़ लीजिएगा। नोटिस ऑफ मीटिंग के बारे में पढ़ लीजिएगा। कोरम फॉर मीटिंग्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कोरम क्या, और प्रॉक्सीज के बारे में भी पूछा जाता है, तो प्रॉक्सीज भी आप पूछेंगे, प्रॉक्सीज भी आप थोड़ा सा नोट डाउन करके रखेंगे। इसमें सेबी से ऑलरेडी इसमें रिटर्न का क्वेश्चन आया था, तो थोड़ा सा आप ये अच्छे से याद करके रखिए, क्योंकि ऑलरेडी एक क्वेश्चन आया, भले ही रिटर्न फॉर्म में भले ही रिटर्न एग्जामिनेशन में पूछा गया था, लेकिन हो सकता है कि इसमें से एक क्वेश्चन आपको पुट करके दे दे। ऑर्डिनरी एंड स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होता है, थोड़ा सा ये देख लीजिएगा। रेजोल्यूशन पास एट अर्जेंट मीटिंग, ये वाला क्वेश्चन भी आ चुका है कि अगर अर्जेंट होती है तो कैसे, क्या अगले बार कब होती है, ये इससे क्वेश्चन पूछा गया है। थोड़ा सा 1% कंपनी इंपॉर्टेंट होता है, तो ये प्रोविज़न देख लीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर अब आता है आपका चैप्टर 8, डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। यहाँ पे डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड की बात कर रहा है, उससे ज़्यादा अनपेड डिविडेंड अकाउंट की बात कर रहा है, जिसमें इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में पैसा कब जाता है, जैसे आया 7 ईयर्स बाद जाएगा, 10 ईयर्स बाद जाएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। साथ साथ में आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से डेफ अकाउंट भी होता है, डिपॉजिटर एजुकेशन फंड, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये आप थोड़े से ये 2 फंड के बारे में पढ़ लीजिएगा कि कैसे इनमें डिपॉजिट अमाउंट या इन्वेस्टेड अमाउंट जाता है, मतलब इन्वेस्टेड अमाउंट या डिपॉजिट अमाउंट किस तरीके से और कब ट्रांसफ़र किया जाता है, तो ये आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये सारे सेक्शन आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके 127 ज़रूरत नहीं है पढ़ने की, आप छोड़ सकते हैं। फिर ये आपका अकाउंट ऑफ कंपनीज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें सिर्फ आप ये पढ़ लीजिए, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के बारे में पढ़ लीजिए। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इससे क्वेश्चन आया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लीजिए। इंटरनल ऑडिट पढ़ लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये कुछ क्वेश्चन है जो यहाँ से बनते हैं, और इस सेक्शन से कभी कभी क्वेश्चन ज़रूर आ जाते हैं। फिर यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत लेंदी है, बट यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो ये तो आप बहुत अच्छे से इसको पढ़ें, क्यों इसको तो आप बहुत अच्छे से पढ़ें, स्किप मत करना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अगर आएगा तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि थोड़ा लेंदी है और उसको समझना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है।
तो अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स आप पढ़ेंगे, रिमूवल रेजिग्नेशन कब होता है, क्या कैसे डिस्क्वालिफिकेशन होता है वो पढ़ेंगे, रेम्यूनरेशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पावर एंड ड्यूटीज़ आप बस रीड कर लीजिएगा, बाकी आपको इसमें से क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ऑडिटर नॉट टू रेंडर सर्टेन सर्विसेज, ये क्या क्या सर्विसेज, वो अगर जैसे कंपनी का वो ऑडिट कर रहा है तो कंपनी के ऑडिट करने की वजह से वो क्या क्या सर्विसेज नहीं दे सकता, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। ऑडिटर्स टू अटेंड जनरल मीटिंग, इस पनिशमेंट आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और 148 भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं। बाकी जो सेक्शंस है उसको आप अच्छे से पढ़ें, ये जो 3 सेक्शन है इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ें। फिर अपॉइंटमेंट क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स 149 इंपॉर्टेंट है, कंपनी टू हैव बोर्ड। फिर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कैसे सेलेक्ट होता है, ये प्रोसीजर भी इंपॉर्टेंट है। फिर स्मॉल शेयर होल्डर्स अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इलेक्टेड बाय स्मॉल शेयर होल्डर, इससे भी क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर कैसे होता है, और डिन से रिलेटेड भी क्वेश्चन बना है, तो डिन के जितने भी सेक्शन आपको मिलता है ये आप सारे सेक्शन अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आता है और इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत ईजी है, और इसमें से अगर एक क्वेश्चन भी आता है तो आपका 1 नंबर पक्का हो जाता है, ठीक है। तो इनके जितने भी क्वेश्चन है वो पढ़ लीजिए, पेनल्टी से अभी तक क्वेश्चन आया नहीं है। फिर राइट ऑफ पर्सन अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर्स टू स्टैंड फॉर डायरेक्टरशिप, ये आप थोड़ा सा रीड कर लीजिएगा। और एक अपॉइंटमेंट एडिशनल डायरेक्टर, अल्टरनेट डायरेक्टर एंड नॉमिनी डायरेक्टर में क्या फ़र्क है, यह थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा, क्वेश्चन अभी तक बना नहीं है तो चांसेस है कि इससे भी क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है। डायरेक्टर्स के वोटिंग से भी रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, कि वोटिंग कैसे होगी और अगर क्लैश होता है तो क्या होगा, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, वो सारे इंपॉर्टेंट है। फिर डिस्क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, फिर नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया है, ठीक है। थोड़ा बहुत ये आप रीड कर लीजिएगा की मैनेजरियल फंक्शंस के बारे में, की मैनेजरियल पर्सनल के बारे में, बाकी ये सब चीज़ें पूछी नहीं जाती हैं, तो ये आप स्किप कर सकते हैं। मीटिंग ऑफ बोर्ड्स भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये भी आप पढ़ लीजिएगा। मीटिंग ऑफ बोर्ड्स क्या है, कोरम मैंने बताया था, कोरम में सेबी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो सेबी में पूछा गया, तो हो सकता है आपको यहाँ से भी देखने को मिल जाए। डिफेक्ट्स अगर होता है तो क्या होता है उसमें, ये आप पढ़ लीजिएगा। ऑडिट कमेटी से आई थिंक ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया है, और नॉमिनी रेम्यूनरेशन कमेटी के बारे में पढ़ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। फिर ये जो क्वेश्चन है, कंपनी टू कंट्रीब्यूट टू बोनाफाइड एंड चैरिटेबल फंड्स, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें नेशनल डिफेंस से क्वेश्चन पूछा गया है, पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन से पूछा गया, तो ये तीनों सेक्शन जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके बाद इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट आप एक रीडिंग ज़रूर दे दीजिएगा इसमें, क्योंकि हो सकता है आपसे इसमें से कुछ पूछ ले, अभी तक पूछा नहीं गया, तो चांसेस ज़्यादा हो जाती हैं कि आईबीपीएस ऐसी जगहों से क्वेश्चन पूछ लेता है, तो एक रीडिंग आप ज़रूर दे दीजिएगा। फिर यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया, अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ मैनेजरियल पर्सनल, तो यहाँ से भी पूछा गया है, थोड़ा सा ये बहुत इजी है, थोड़ा सा आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसमें रेम्यूनरेशन पे कुछ नहीं आता है, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट्स में आपसे नहीं पूछा जाएगा। सेक्शन 203 ये पढ़ लीजिएगा अच्छे से, सेक्रेटेरियल ऑडिट ये पढ़ लीजिएगा, फंक्शंस ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ये पढ़ लीजिएगा, बस इसके अलावा आपसे भी इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। फिर इंस्पेक्शन एंड इंक्वायरी, इसमें आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसमें आई थिंक 212 या 213 ऐसा कुछ क्वेश्चन एक ही बार पूछा गया है, इसके अलावा कभी भी पूछा गया, आप इसको टोटली स्किप भी कर सकते हैं और चाहें तो एक रीडिंग भी दे सकते हैं। मैं तो सजेस्ट करूँगा तो आप स्किप ही कर दीजिए, क्योंकि इसमें से चांसेस बहुत ही कम है। और अगर आपको पढ़ना है तो आप प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट ये भी पढ़ सकते हैं, बट इसमें से भी क्वेश्चंस अभी तक फॉर्म नहीं हुआ है, तो आप अगर नहीं चाहते क्योंकि टाइम कम है और आप स्किप करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप स्किप कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं। या तो अभी मैंने जितना भी आपको चैप्टर्स इंपॉर्टेंट बताया, सेक्शन बताया, मोस्टली यहीं से ही क्वेश्चन फॉर्म होते हैं, और डेफिनेशन पार्ट जो मैंने ऑलरेडी वीडियो में डिस्कस किया है डेफिनेशन पार्ट का, वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं और मोस्टली सेम होते हैं, तो वो वाला पार्ट आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। कुछ कंपनीज के क्वेश्चन ऐसे होते हैं, कंपनी एक्ट के कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जो शायद आपको ना आए, तो उसमें घबराने की बात नहीं, क्योंकि सारे एक्ट ऐसे होंगे जहाँ पे कुछ ना कुछ नया सेक्शन आपको देखने के लिए मिलेगा, तो उसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर आपको आपने रीडिंग दे रखी है तो आप उसे कर सकते हैं,
अगर आपने नहीं दिया तो आप उसको अवॉइड कीजिए। इसके अलावा आपके कोई डाउट है तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, और इसके अलावा भी अगर आपको किसी और सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए तो आप बता सकते हैं मुझे, मैं उस पर भी इम्पॉर्टेंट सेक्शंस की एक वीडियो बना दूंगा। और इसके साथ साथ आपको जितने भी अभी मैंने एक्ट्स पहले बता दिए हैं उनके इम्पॉर्टेंट सेक्शन बहुत अच्छे से आप रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपके 5 to 10 क्वेश्चंस भी वहाँ से बन जाते हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा, क्योंकि फिर आप एटलीस्ट वहाँ पे क्वेश्चंस को रॉन्ग नहीं करेंगे, तो ये आपके लिए एक बेनिफिट रहेगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। फिर मिलेंगे किसी दूसरे एक्ट और उसके इम्पोर्टेंट सेक्शंस के साथ। ऑल द बेस्ट।